हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट। यहाँ पे मैं रिसेंट जो COP27 मीटिंग हुई है इजिप्ट में, उसके जो डिटेलिंग है यहाँ पे मैं कवर करता हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का नाम है पूरा एकेडमी। मैं यहाँ पे कवर करता हूँ आपके सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी कंकरेंटली इशू हो रहे हैं, उसको मैं कवर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल को आप चाहते हैं, अच्छा लगता हो, तो इसे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं रिसेंट COP27 मीटिंग के बारे में। यहाँ पे जो COP27 मीटिंग है वह उसकी सारी डिटेलिंग आपको अच्छे से हर स्लाइड्स में मैं कवर कर रखा हूँ। तो जो भी प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं यूपीएससी को कंसर्न रखते हुए मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। चलिए बताते हैं। और सबसे पहले चलने से पहले आपको मैं यहाँ पे कवर करा देना चाहता हूँ कि यह किस लोकेशंस पे हुई है। तो इसकी लोकेशंस को जानने के लिए आपको मैं यहाँ पे ये बताऊँगा इसकी लोकेशंस क्या है। तो एग्जैक्ट इसकी लोकेशंस है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो है इजिप्ट। तो इजिप्ट किससे जुड़ा हुआ है? मेडिटेरेनियन सी से है। लीबिया कंट्री कनेक्ट करती है और नॉर्थ का जो सूडान है वो कनेक्ट करता है। तो ये जो कंट्री कनेक्ट कर रही हैं इजिप्ट को, आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया यहाँ से कनेक्ट कर रहा है, यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं कनेक्ट करती है, इसकी लोकेशंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं। मेडिटेरेनियन सी से कम 10 बार क्वेश्चंस यूपीएससी ने उठाए हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट कंकरेंटली इशू होते हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और जिससे आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। तो जो रिसेंट की मीटिंग है उसको शर्म अल शेख प्लान के नाम से भी जाना जा रहा है। किस नाम से? शर्म अल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान के नाम से जाना जा रहा है। सबसे पहला जो टॉपिक है, रिसेंट COP27 मीटिंग जो हुई है इजिप्ट में। कॉप का फुल फॉर्म कितने लोग जानते हैं? इसका नाम है कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, यानी पार्टियों का एक सम्मेलन हो रहा है। तो कन्वेंशन ऑफ पार्टीज COP27 की मतलब हुई, और इसको कौन ऑर्गेनाइज कर जाता है? इसको यूएन के द्वारा होता है। तो यूएन के द्वारा कौन सी बॉडी कराता है? FCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो UNFCCC बॉडी है ये ऑर्गेनाइज करवा रही है। इसके अंतर्गत में आता है, यूएन एक बॉडी है वो करवाती है। तो ये COP27 के बारे में हम लोगों ने जाना संक्षेप में। अब इसकी जो पहली टॉपिक है जो दी गई है वह क्या है? साइंस एंड अर्जेंसी। साइंस एंड अर्जेंसी के बारे में COP27 में क्या बातें हुई हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें बोला गया है जो वेरियस नोट्स हैं, जो रिपोर्ट्स पिछले समय में दी गई हैं सरकार के द्वारा, वो कौन सी रिपोर्ट? 6th असेसमेंट रिपोर्ट। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट रिसेंटली अभी आई है। वह क्या है? एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट एंड इमिशन गैप रिपोर्ट, UNEP के द्वारा ये दोनों क्या होती हैं? निकाली जाती हैं। और रिसेंट ग्लोबल एंड रीजनल रिपोर्ट, जो रिसेंट रिपोर्ट निकली है ग्लोबल एंड रीजनल रिपोर्ट, वो WMO की है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसको देखते हुए यह सारी चीज़ें, इस रिपोर्ट को देखते हुए आप ध्यान में रखिएगा, इस रिपोर्ट को देखते हुए सारी चीज़ें जो इसमें डाली गई हैं, जो चीज़ पे ये लोग फोकस करें हैं वो यही है। तो इन रिपोर्ट्स को ध्यान में रखकर आगे जो प्लान बनाए गए हैं वह आपको बताए जाएंगे। दूसरा बात जो फोकस करा गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस को कैसे हम लोग लिमिट रख सकते हैं, तो इस पे भी फोकस दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो टॉपिक आती है वो है इन्हेंसिंग एम्बिशंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस, यानी जो एम्बिशंस है उसमें बढ़ोतरी करी गई है। क्या? तो यहाँ पे लो एमिशंस की बात करी गई है और क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट पे फोकस दिया गया है।
किस किस के तहत? क्योटो प्रोटोकॉल को भी बेस माना गया है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 वाली उसको भी माना गया है, ग्लासगो रिसेंटली जो पैक्ट हुई है उसको भी माना गया है एक बेस के आधार पे कि इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें एम्बिशंस के रूप में इसको बढ़ाया गया है। आगे जो टॉपिक्स आती हैं वो है एनर्जी की। एनर्जी पे क्या फोकस दिया गया है कि हम लोग अब क्लीन मिक्स एनर्जी की तरफ जाएंगे, कैसे भी करके हम लोगों को क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है और फॉसिल फ्यूल को घटाना है। फॉसिल फ्यूल को घटाना है और क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना है। क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, इमिशंस कम करने का प्लान जितने भी कंट्रीज हैं उनका है। तो इमिशंस कैसे कम करेंगे? जब वो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तभी ये चीज़ें संभव हो सकती हैं। उसके बाद से जो क्लीन एनर्जी है, जैसे हाइड्रोजन हो गए, जैसे आपका एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो गई, तो ये सब क्लीन एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या हो गया आपका? सोलर, विंड, ये सब चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट ये रिन्यूएबल एनर्जी में आएंगे। जियोथर्मल, तो ये जितने भी एनर्जी हैं आपको, वेव्स, तो ये सारी चीज़ें कौन सी हैं? रिन्यूएबल एनर्जी है। तो यहाँ पे बात ये हुई है, इस पैक्ट में बात ये हुई है कि जो मिक्स क्लीन एनर्जी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और इमिशंस को कम किया जाएगा। और क्या किया जाएगा? डाइवर्सिफाई किया जाएगा मिक्स सिस्टम को, एनर्जी को। यानी जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग में बोला हूँ उसको बढ़ाने की बात करी गई है, मिक्स एनर्जी को बढ़ाने की बात करी गई है। और जो क्लीन एनर्जी पे फोकस दी गई है सरकार के द्वारा, वह बहुत ही ज़्यादा फोकस दी गई है। यानी हाइड्रोजन एनर्जी से फ्यूल की बात करी जा रही है, हाइड्रोजन फ्यूल का यूजेस की बात करी जा रही है यहाँ पे। और जो फॉसिल फ्यूल है उसको नीचे लाने की बात करी जा रही है, उसमें कटौती करने की बात करी जा रही है। दूसरा आता है मिटिगेशंस। यह इसका समाधान क्या ये लोग रखेंगे, कैसे चीज़ें को अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है क्या कि यहाँ पे लिमिट करना है हमको, जो कि मैं पहले बताया हूँ 1.5 डिग्री सेल्सियस। जो ग्लोबल टेम्परेचर, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो अर्थ ग्लोब जो गर्म हो रही है, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रखने का प्लान ये लोग बना रहे हैं। इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं कि रिडक्शन इन द ग्लोबल ग्रीन हाउसेस गैस इमिशंस, ग्रीन हाउस गैस में GHG के रिडक्शंस की बात करी जा रही है। और 43% बाई 2030 रिलेटिंग टू 2019 लेवल के अनुसार 2030 तक 43% रिडक्शन ग्रीन हाउस गैस की रिडक्शंस की बात करी गई है। GHG ग्रीन हाउस गैस की 43% रिडक्शन की बात करी गई है 2030 तक। कौन से लेवल पे? 2019 के लेवल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 के लेवल पे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ जाइए। उसके बाद क्या बोला गया है? उसके बाद कहा गया है कि जो रिड्यूस कार्बन होगा उसको क्या करा जाएगा? नॉन कार्बन डाइऑक्साइड। यानी पार्टी टू कंसिडर फर्दर एक्शन टू रिड्यूस 2013 नॉन कार्बन डाइऑक्साइड। नॉन कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिड्यूस करने की बात करी गई है 2013 तक, जिसमें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस और मीथेन को भी जोड़ा गया है। यह इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमाइज करने की बात करी गई है किस चीज़ को? पॉजिटिव। एंड मिनिमाइज करने की बात करी गई है निगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी जो भी मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहे हैं, जो भी मार्केट में क्राइसिस हो रही हैं इकोनॉमिक, उसको नीचे लाने की बात करी गई है। और ग्रोथ के संदर्भ में इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबल ग्रोथ की बात करी जा रही है, जो कि सोशल इम्पैक्ट हो रही है किसको? जो निचले क्लास के लोग हैं, लोअर डाउन ट्रोडन सोसाइटी, सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को बहुत सारी प्रॉब्लम झेली जा रही है। उनको दिक्कत में देखते हुए यह कार्य करा गया है कि जो ग्रोथ हो, ग्लोबल ग्रोथ हो, वो जब होगा तो सारे लोगों की रोजी रोटी चलेगी और तभी हर स्टेट के, हर कंट्रीज के लोग सुखी रह पाएंगे।
तो इकोनॉमिक फैक्टर को यहाँ पे देखा गया है और कंसर्न में रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक आती है अडाप्टेशंस की। अडाप्टेशंस में क्या है, ये भी आईपीसीसी, जो मैं पहले बता दिया हूँ, आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार, एडाप्टेशन गैप के अनुसार, इमिशन गैप रिपोर्ट के अनुसार, इसको कंसर्न्स में रखते हुए क्लाइमेट मेट्रोलॉजिकल का जो रिपोर्ट है, क्लाइमेट चेंज का रिपोर्ट, उसको कंसर्न में रख के काम किया गया है। तो एडाप्टेशंस में क्या रखे गए हैं, एडाप्टेशंस में अर्जेस पार्टियों से बात करी गई है कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच को बढ़ावा देने की बात करी गई है, और जो कि स्ट्रेंथ किसको करेगा, रिजिलियंट, एंड रिड्यूस क्या करेगा, क्लाइमेट चेंज को कम करेगा, क्लाइमेट चेंज को कम करेगा, एज वेल एज इसके साथ क्या करेगा, रोल ऑफ लिस्ट डेवलप्ड कंट्री फंड, यानी जो कम डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको क्या करेगा, फंड करने की बात करी जा रही है, एज वेल एज। तो यहाँ पे स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड बनाया गया है, किसको सपोर्टिंग करने के लिए, एक्शन बाय द डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री किसको सपोर्ट करेगी, लिस्ट डेवलप्ड कंट्री, एलडीसी को। तो ये चीज़ें यहाँ पे डाली गई हैं। और क्लाइमेट चेंज एक वेलकम प्लीज़ है कि यहाँ पे एक फ़ंड भी बनाया गया है, जो कि मैं आपको बताऊँगा आगे। उसके बाद प्रोटेक्टिंग क्या कर रही हैं, कंजर्व रिस्टोर, यानी कंजर्व करो, रिस्टोर करो क्या, वाटर को, वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम को। वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम क्या है, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, और छोटे छोटे सीज हो गए। तो ये जो वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर है, तो ये सब चीज़ों को आप इस इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करें और कंजर्व करें, तभी ये चीज़ें संभव हैं। अब वाटर ही पृथ्वी से ख़त्म कर दीजिएगा तो कोई भी रिसोर्स तैयार कैसे होगा, कोई भी रिसोर्स रेडी कैसे होगा, नहीं हो सकते, क्योंकि वाटर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पृथ्वी पे सर्वाइव करने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एडाप्टेशंस में वाटर इकोसिस्टम पे ध्यान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, लॉस एंड डैमेज फंड को भी क्रिएट किया गया है। यहाँ पे डीप कंसर्न क्या है कि फिनेंशियल जो कॉस्ट होती है किससे जुड़ी है, लॉस और डैमेज। जो भी क्लाइमेट चेंज हो जाता है उसमें जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी के लोग हैं उनको ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो उनको जो प्रॉब्लम होती है, उन कंट्रीज़, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी प्रॉब्लम होती है। तो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उनको उन कंट्री को और उन लोगों को ये क्या किया गया है कि एक ऐसा फंड बनाया जा रहा है जो कि इन लोगों का हेल्प कर सके, इन लोगों की मदद कर सके। मदद कौन करेगा, डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग नेशंस कैसे मदद करेंगे वह यहाँ पे मेंशन है। तो क्या क्या करेंगे, वो एक फंड बनाएंगे कुछ, और उसको जो भी लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भेजेंगे उनकी मदद करने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ें बनाई गई हैं ताकि ये सब चीज़ें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं इसको अचीव कर जा सके, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं होगा। एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज रिजल्टिंग डिवास्टेटिंग इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक लॉसेस। इकोनॉमिक लॉसेस मतलब आपका घर, आपका व्यापार, आपका ट्रेड सेक्शन। नॉन इकोनॉमिक लॉसेस मतलब हम लोग को लॉस हो जाए, इंक्लूडिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ह्यूमन मोबिलिटी, लाइफ्स लिवलीहुड ऑफ लोकल कम्युनिटी, जो कि मैं पहले बता दिया हूँ। तो ये लॉस एंड डैमेज फंड बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस पर पूरी दुनिया फोकस कर रही है इस समय। और जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एलडीसी, उनको डेवलप्ड कंट्री के द्वारा इस फंड में मॉनिटरी, इकोनॉमिकली, फिनेंशियली इनका हेल्प करा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अर्ली वार्निंग एंड सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए। वार्निंग और ऑब्जर्वेशंस जब उनको मिलेंगी तभी वो किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे, नहीं तो अगर समय से पहले वार्निंग नहीं मिली कि ये प्रॉब्लम आ रही हैं तो कैसे आप समय से पहले तैयार हो जाएंगे, आप रेडी नहीं हो सकते, आपको भी उस प्रॉब्लम्स को, उस क्राइसिस को फेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें बनाई गई हैं। अब इसमें क्या अर्ली वार्निंग सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ये है कि अफ्रीका के जो 60% लोग हैं डज नॉट हैव एक्सेस टू द अर्ली वार्निंग क्लाइमेट इंफॉर्मेशन, यानी उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। सो क्या किया जाए, ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सिस्टम पर फोकस करने की बात करी गई है कि ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम एक बनाया जाए और उसको फोकस करा जाए और ये इन्फॉर्मेशंस पहुंचाया जाए, तभी तो उन तक
कुछ हो पाएगा नहीं तो कैसे वो चीज़ें करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो मनाया जाता है 23 मार्च 2022, यानी 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है टू प्रोटेक्ट एवरीवन on the earth through universal coverage of early warning system against extreme weather climate change within next 5 year। तो आने वाला जो नेक्स्ट 5 ईयर है इस पृथ्वी पे सबके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम से प्रोटेक्शन की बात करी गई है। और यह इनवाइट करता है, ध्यान दीजिए, यह इनवाइट करता है डेवलपमेंट पार्टनर्स को, इंटरनेशनल फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को और भी सारे ऐसी एंटिटीज़ को जो फिनेंशियली स्ट्रांग हैं, उनको मैकेनिज्म को, कि उनको प्रोवाइड करे क्या, सपोर्ट। तो सपोर्ट प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात करी गई है। यह सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह इसके प्रमुख इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो शर्म अल शेख इम्प्लीमेंटेशंस प्लान बोले गए हैं, वही यहाँ पे आपको मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन पथवे टू जस्ट ट्रांजिशंस, यानी इस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि उनमें चेंजेज आएँ, और जब पॉजिटिव चेंजेज नहीं आएंगे तो आप नीचे की तरफ डेवलप करेंगे। तो पॉजिटिव चेंज लाने पड़ेंगे। तो ये पॉजिटिव चेंज कैसे आएंगे? इक्विटेबल ट्रांजिशंस हो, एनर्जी, सोशियो इकोनॉमिक, वर्कफोर्स डायमेंशन लाइक सोशल प्रोटेक्शंस की बात करी गई है, और मिटिगेट पोटेंशियल इम्पैक्ट एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशंस। जो भी वहाँ के लोग हैं उनको सही तरीके से एक पथ प्रोवाइड करने की बात करी गई है ताकि वो उनकी इकोनॉमिक हालत सही हो सके और वह समाज में ऊपर जा सके। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है फिनांस की। अगर फिनांस ही नहीं होगा, इतना सारा कुछ हम लोग बक देंगे लेकिन फिनांस ही नहीं करेंगे तो करेगा कौन, कैसे होगा? तो इस तरीके से वर्ल्ड निकल के आया है, पूरा वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड निकल के आए हैं, वो ये बता रहे हैं कि कैसे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, 4 ट्रिलियन पर ईयर नीड्स टू बी इन्वेस्टेड, यानी 4 ट्रिलियन की बात करी गई है किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी में। कब तक? 2030, अंटिल 2030, एंड टू बी एबल टू रीच नेट जीरो बात 2050, यानी नेट जीरो की जो बात आ रही है वो 2015 की आ रही है 50, और जो रिन्यूएबल एनर्जी 4 ट्रिलियन पर ईयर नीड्स टू बी इन्वेस्टेड वह 2030 तक की बात करी गई है, यानी 4 ट्रिलियन 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्ट करने की बात करी गई है इस पैक्ट में। और जो नेट जीरो इमिशन होगा वो 2050 होगा। ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशंस टू ए लो कार्बन इकॉनमी की उम्मीद करी गई है कि ग्लोबली जो है लो कार्बन इमिशंस हो और लो कार्बन इकॉनमी को डेवलप करने की बात करी गई है। और इन्वेस्टमेंट क्या करी गई है? अप टू 4 to 6 ट्रिलियन पर ईयर। 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं यहाँ पे काउंट कर लीजिए। तो 4 to 6 ट्रिलियन की भी बात करी गई है, जो कि एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड इतना तो होगा ही, एक्सपेक्टेड है, ऐसी चीज़ें हैं। गोल ऑफ डेवलप्ड कंट्री टू मोबिलाइज ज्वाइंटली $100 बिलियन $100 बिलियन पर ईयर बाई 2020 इन द कंटेक्स्ट ऑफ मीनिंगफुल मिटिगेशंस एक्शंस के को देखते हुए $100 बिलियन पर ईयर की बात करी गई थी 2020 तक। अब देखिए, एक्सेलरेट करो किस चीज़ को? फिनेंशियल सपोर्ट को फॉर डेवलपिंग कंट्री फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री। जो डेवलप कंट्री हैं वो किन की मदद करें? डेवलपिंग कंट्री की। और ये सब चीज़ें जो हैं स्पेशली किस जोन में हो, तो जोन भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, सब सहारन अफ्रीकन जोन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्कार्सिटी है हर चीज़ की। जहाँ पे देखिए वाटर नहीं रहेगा वो कंट्री कितनी स्कार्स हो जाती है, इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। वुड बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई सोशल रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू बेसिक एनर्जी। तो बेसिक एनर्जी की बात करी गई है कि उनकी डेवलपमेंट हो, और सब सहारन रीजन में जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की बात करी गई है। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग क्लाइमेट एम्बिशंस यूजिंग ब्रेथ ऑफ देयर पॉलिसी एंड सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड सपोर्ट। तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट देने के लिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो,
यहाँ पे सपोर्ट के लिए बोला गया है कि वो सपोर्ट दें, नहीं तो कैसे ये चीज़ें हो पाएंगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डिप्लॉयमेंट, यानी जो भी टेक्नोलॉजी चीज़ें हैं वो हर कंट्री तक पहुँचे, हर कंट्री तक पहुँचे। ये नहीं कि बस यूएस में ही हो, बस जापान में ही हो, बस चाइना में ही हो। तो ऐसी अगर चीज़ें होंगी तो बस उन्हीं के लोगों की डेवलपमेंट होगी, और जो वीकर कंट्री हैं, जो लोअर कंट्री हैं, जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पे कैसे डेवलपमेंट होंगे। तो ये जो डेवलपमेंट का इशू है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इशू है। इसके लिए क्या कही गई है कि जो फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क फॉर 23 to 27। अब इस चीज़ का 22 to 27 तक बात करी गई है, जो कि फर्स्ट टाइम वर्क प्रोग्राम हुआ है। इस चीज़ में क्या बोला गया है कि हम लोग फैसिलिटेट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, किस चीज़ को अचीव करने के लिए, इस चीज़ को अचीव करने के लिए कि टेक्नोलॉजी को हम लोग हर जगह ट्रांसफ़र करेंगे और मदद करेंगे। और गोल क्या रहेगा? गोल ये रहेगा कि कन्वेंशन ऑफ पेरिस का जो एग्रीमेंट है वो पूरा हो। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में हम लोग कोऑपरेशन करेंगे, डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र एंड इनोवेशन इन इम्प्लीमेंटिंग द ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम, जो मैं यहाँ पे मेंशन हूँ। तो ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम मिलजुल कर हम लोग कोई भी कार्य करेंगे जिसके तहत ट्रांसफ़र होगी क्या? टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाए तो भी तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, नहीं तो एक कंट्री डेवलप कर गई दूसरी कंट्री नीचे आ गई। क्योंकि आप अगर तरक्की करेंगे तो दूसरों कंट्री को भी तरक्की कर, तभी आपके साथ आ पाएगी। तो ये चीज़ें ग्लोबली देखी गई है, पर्टिकुलरली नहीं देखी गई है। तो ग्लोबल एजेंडा को देखना यहाँ पे पड़ेगा, तभी सारी कंट्री डेवलप कर पाएंगी। कैपेसिटी बिल्डिंग में आप जान ही रहे हैं कि डेवलप कंट्री डेवलपिंग नेशंस की हेल्प करेंगी, तभी आगे बढ़ेंगी। टेकिंग स्टॉक में आप देख सकते हैं पीरियोडिक रिव्यू की बात करी गई है। लॉन्ग टर्म ग्लोबल गोल जो रखे गए हैं COP27 के तहत, तो वो क्या करे गए हैं, वो वहाँ पे जाएंगे, ये डेवलप होंगे। ये कैसे डेवलप होंगे? तो लॉन्ग टर्म गोल को पीरियोडिक रिव्यू किया जाएगा ताकि उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ओशियंस को यहाँ भी ध्यान रखा गया है इस सरमल से इम्प्लीमेंटेशन प्लान में। तो क्या रखा गया है कि जो भी पार्टी हैं वो क्या करें, ओशियन बेस्ड एक्शंस लें। ओशियन बेस्ड एक्शंस कैसा हो कि जो भी ओशियंस में हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी माइनिंग कर रहे हैं, जो भी ओशियंस में कचरा डाल रहे हैं, ओशियंस के जो भी जीव जंतु हैं उन पर कैसे इम्पेक्ट कर रहा है, और जिसके कारण वो चीज़ें हम लोग तक पहुंच रही हैं। तो ये चीज़ें क्लाइमेट गोल, इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन की बात करी गई है, और ओशियंस को भी हेल्दी रखने की बात करी गई है। नेक्स्ट आता है जो आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या कहा गया है कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली रिजोल्यूशन 5/5 फॉर देयर मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन, यानी यूनाइटेड नेशन असेंबली रिजोल्यूशन 5/5, ये याद रखना होगा। ये क्या बात करता है? मिटिगेशन और एडाप्टेशन एक्शंस वाइल इंश्योरिंग रिलेवेंट सोशल एंड इन्वायरमेंटल सेफगार्ड। और सोशल और इन्वायरमेंटल सेफगार्ड यानी समाज के लोग भी सही रहें और इन्वायरमेंट भी सही रहे, इस सेफगार्ड की बात यह रिजोल्यूशंस करता है। एग्रीकल्चर में क्या बात बोली गई है? यहाँ पे 4 ईयर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 ईयर्स सरम अल-शेख ज्वाइंट वर्क ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट एक्शंस ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी की बात करी गई है। क्यों फूड सिक्योरिटी की बात करी गई है? क्योंकि जो अभी वर्ल्ड का क्राइसिस चल रहा है ड्यू टू बैटल, तो ये चीज़ें मान लीजिए यूक्रेन और रसिया को ही एग्जांपल अगर ले लें, तो ये चीज़ें फूड सिक्योरिटी को दिक्कत दे ही रही हैं, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस कर ही रही हैं। क्योंकि रसिया ही ले लिया जाए और यूक्रेन को ले लिया जाए, तो रसिया और यूक्रेन मिला के मोस्ट ऑफ द क्या करते हैं, वीट ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये वीट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाएगा, जिसके कारण इजिप्ट में फूड क्राइसिस बिल्कुल आएगा। क्योंकि ये रसिया यूके क्या करते थे, मैक्सिमम अपना वीट इजिप्ट में देते थे। इजिप्ट के लोग इस वीट का इस्तेमाल करके जीते थे, खाते थे।
अपने ज़िंदगी को यापन करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे दिक्कत आ गई, फूड क्राइसिस। तो इस पे भी ध्यान देने की बात करी गई है कि इसमें शर्म अल शेख एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है और जिसके कारण इसको रेगुलेट किया जाए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इन्हेंसिंग इम्प्लीमेंटेशन एक्शन बाय नॉन पार्टी स्टेक होल्डर। नॉन पार्टी स्टेक होल्डर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें आई हैं। नॉन पार्टी स्टेक होल्डर इन क्लाइमेट एक्शंस को अलाउ किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया, इनको अलाउ किया गया, यानी जो भी बैंक वगैरह नहीं है लेकिन वो इसको फिनेंस करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज किया गया इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ इंडिजिनस पीपल, लोकल कम्युनिटी, सिटी, सिविल सोसाइटी और चिल्ड्रेन यूथ जो लोग भी हैं इनको रिकॉग्नाइज किया गया है इस चीज़ में। अगर इनको रिकॉग्नाइज आप नहीं करेंगे तो कैसे आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और कैसे ये लोग डेवलप कर पाएंगे। तो इस पावर को लोकल कम्युनिटी को साथ में लेने की बात करी गई है, सिविल सोसाइटी की बात करी गई है। और एडॉप्शन ऑफ एक्शन प्लान अंडर ग्लासगो वर्क प्रोग्राम ऑन एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट। तो क्लाइमेट को एम्पावर करने की बात करी गई है। इनकरेज किया गया है यहाँ पे पार्टी टू इंक्रीज द फुल मीनिंगफुल एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन क्लाइमेट एक्शंस और जेंडर रिस्पॉन्सिव इम्प्लीमेंटेशन की बात करी गई है, यानी महिला पुरुष बराबर इस चीज़ में भागीदारी दें, ये भी ध्यान दिया गया है। और वुमेन इन क्लाइमेट एक्शंस इसकी भी बात करी गई है। सपोर्ट करें डेवलपिंग नेशंस। अगर डेवलपिंग नेशन सपोर्ट नहीं करेंगे लिस्ट डेवलप्ड कंट्री को तो कैसे काम चलेगा, और डेवलपिंग नेशंस को डेवलप्ड नेशन नहीं सपोर्ट करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसकी भी बात बोली गई है। एक्सप्रेस इट्स एप्रिसिएशन टू द चिल्ड्रेन यूथ कंस्टिट्यूएंसी, यानी जो भी बच्चे हैं, जो भी यूथ हैं, नौजवान हैं, उनको एप्रिसिएट करिए और को ऑर्गेनाइजिंग द शर्म अल शेख यूथ क्लाइमेट डायलॉग, एक यूथ क्लाइमेट डायलॉग को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं तो इसको अप्रिसिएट किया गया है विद द प्रेसिडेंसी ऑफ 27 COP27। ये COP27 ये सब चीज़ें हैं। और आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे बताई गई हैं, यह बहुत ही कंसाइज में बताई गई हैं, जो कि आपको शर्म अल शेख इस इजिप्ट के अंदर पड़ता है यहाँ पे, और ये चीज़ें कवर करता है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो यह चैनल बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।